तो मैं दीपक चौरसिया इस वक्त कर रहा हूं देश की बहस, और देश की बहस में मुद्दा है चाइना। चाइना हम कह रहे हैं कि मैं भी हूं सैनिक। मैं हूं सैनिक इसलिए क्योंकि मैं अपने पॉकेट से चीन का बायकॉट करूंगा। मैं सेना हमारी बुलेट से लड़ेगी, बुलेट से वो चीनी सेना से लड़ेगी, लेकिन हमारे बटुए से हमको लड़ना पड़ेगा और चीनी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़नी पड़ेगी। $70 बिलियन हम उसको हर साल देते हैं भारत की तरफ से। ये सब कुछ भारत में क्यों नहीं हो सकता? इसी सवाल को लेकर आगे जाते हैं, सीधे चलते हैं। हमारे पैनल में कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह साहब जुड़े हुए हैं, नेशनल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी का। RSN सिंह साहब जुड़े हुए हैं, जाने माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट, रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाज जुड़े हुए हैं, जिन्हें विशिष्ट सेवा मेडल मिला हुआ है, और फॉर्मर हेड है टेरिटोरियल आर्मी के। शशांक जी हमारे पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोजीत मंडल TMC सपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ रवि भदौरिया एक बिजनेसमैन भी जुड़े हुए हैं। हम इस शो में दर्शकों को जोड़ते हैं। सबसे पहले मैं आऊंगा मनोजीत आपके पास। आज भी कई सारी सरकार विरोधी बातें सुनने लगी। ऐसे वक्त जब देश के साथ रहना चाहिए, आलोचक चुप क्यों नहीं होते? कंस्ट्रक्टिव काम क्यों नहीं करते? क्यों राहुल गांधी बार बार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं? क्यों लेफ्ट पार्टी के लोग बोल रहे हैं चीन का बायकॉट नहीं होना चाहिए? आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी के बारे में तो हम बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं जिस दल को समर्थन करता हूँ, ममता दी ने खुद काल मीटिंग में रहेगी, ये तय हो चुकी है। इसका मतलब है ममता दी कितने सीरियसनेस में इस मुद्दे को देखते हैं। और कम्युनिस्ट के बारे में तो आप छोड़िए भाई साहब, इन लोगों का तो कोई रूट नहीं होते। इन लोगों का रूट ही होता है इंटरनेशनल रूट, जो हम कहते हैं। और स्वामी जी ने बहुत एक अच्छे बात कर रहे थे कि फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म ये हमारे देश में बहुत सालों में चल रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी बहुत सारे हमारे यहाँ से लूट के लेके चला गया। चाइना भी लूट रहा है, लेकिन चाइना इस लूट में सिर्फ खुश नहीं है। ये लोग जब जो कहते हैं, जो बनिक है अभी जो व्यवसायी है, उसके बाद तो एक्चुअल कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड, जिसको हम एक्चुअल कॉलोनाइजेशन कहते हैं, वो लैंड अभी ग्रैब कर रहे हैं। इसको हमको मुंह तोड़ जवाब देनी है, और इसके लिए हम सब एक साथ हैं, सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे। कदापि हमको ये मानेंगे नहीं है। लेकिन ये बात भी आपको समझना पड़ेगा, अगर हम आलोचना करें, अगर हम कुछ टिप्पणी भी करें, इसका मतलब ये नहीं कि हम सरकार के साथ हैं। आलोचना का मतलब कभी सलाह भी होते हैं, परामर्श भी होते हैं, सजेशन भी होता है। ये आप सरकार को अपने स्ट्राइड में लेना पड़ेगा। हमको मानना पड़ेगा कि हमारा 20 जवान घायल हो चुके हैं, वो लोग शहीद हो चुके हैं। इसके लिए हमको सोचना बिल्कुल चाहिए कि आगे इस तरह का काम कोई ना हो। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सरकार को कि बहुत जल्द ही ऑल पार्टी मीटिंग उन्होंने बुलाई, और हर पार्टी का रिप्रेजेंट करके एक सलाह देंगे। और लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक साथ रहेंगे। राहुल जी बात करते हैं, लेकिन अधीर चौधरी बंगाल में कुछ और कहते हैं, ये हम सब जानते हैं। अधीर चौधरी पार्लियामेंट में उनका लीडर है, ये हम सब जानते हैं कि इसके बारे में हम नहीं बात करेंगे। और कम्युनिस्ट लोग तो उनके साथ मिले हुए हैं, बंगाल में मिले। मनोजीत मंडल क्या आप बोलेंगे? मैं भी सैनिक, और मनोजीत मंडल आज से चाइना के सामान का बहिष्कार करेगा। जिस कार्यक्रम को आज हम लेकर चल रहे हैं कि चाइना की आर्थिक रूप से कमर तोड़ो, उसके सामान का बहिष्कार करो, क्या मनोजीत मंडल आज शपथ लेते हैं कि वो चाइना के सामान का बहिष्कार करेंगे? देखिए, बिल्कुल ये हम खादी पहना हूं, खादी देश की है, बिल्कुल आप ही की तरह खादी पहना हूं। चाइना लेकिन इसमें नहीं होगा। सरकार को आनी है, सरकार को बैन करनी है। जो बड़ी कंपनी है, उन कंपनी को समझना पड़ेगा। स्वदेशी का मतलब सिर्फ आम आदमी नहीं हो सकेगा भाई साहब। जो बड़ी कंपनी, जो देश की कंपनी है, चाइना से कई गुना बड़ी कंपनी हमारे देश में है, आप सबको पता है। इस कंपनी में ये स्वदेशी जागरण होनी चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। देश क्या करेगा? कम पैसा में मिलता है, गरीब खरीदता है। अगर देश की सामान कम पैसा में मिलेगा तो लोग क्यों चाइना के जाएंगे? क्योंकि चाइना तो 7-10 दिन में सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी खरीदते हैं, कम पैसा में मिलता है। देश की सामान
कम पैसे में होने चाहिए, और स्वामी जी जो रामदेव जी उनका भी सामान और कम पैसे में होने चाहिए, तो दोस्त के लोग क्यों बाहर के सामान खरीदेंगे? ठीक है, रवि भदौरिया मेरे दर्शक जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलता हूं, बिजनेसमैन है रवि भदौरिया। कैसे मिलेगा, कैसे हम चाइना से कॉम्पीट कर पाएंगे मार्केट के अंदर? आप बताइए, आप समझाइए, आप हमारे एक जागरूक दर्शक है, बताइए, ये आपका मंच है, बताइए कैसे हम चाइना से सस्ता सामान अपने कंज्यूमर को उपलब्ध करा सके, ताकि हम चाइना की आर्थिक बैकबोन तोड़ दें जो भारत से मजबूत होती है। सर्वप्रथम तो दीपक जी, मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। राष्ट्रहित और राष्ट्रवाद के सभी मुद्दों को आपने बखूबी उठाया है। शाहीन बाग से लेके मेवात में हिंदुओं के दर्द से लेके आज भी ये राष्ट्रवाद का मुद्दा है कि चाइनीज सामान का हमें बहिष्कार करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा देश इस वक्त एकजुट है। चाइनीज सामान का बहिष्कार हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं उन्होंने पहले ही बता दिया है कि पूरा जोर लोकल पर है, वोकल फॉर लोकल अभियान है। मैन्युफैक्चरिंग हमें यहाँ पे स्टार्ट करनी पड़ेगी। एक बड़ी ही साजिश के तहत भारतवर्ष में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का खात्मा किया गया। कानपुर का उदाहरण सबके पास है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री को वामपंथी कम्युनिस्टों ने वहां पे यूनियन बनाकर सारी इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। लोग वहां से पलायन कर गए, और वही मजदूर जिनके हित की बात ये करते थे आज पूरे देश में पलायन कर रहे हैं प्रवासी मजदूर बन के अपने पेट को पालने के लिए। तो सर्वप्रथम हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगानी है, अपने यहाँ पर वो सभी सामान को बनाना है, और इसके लिए सरकार भी करे, सभी संस्थाएं इसमें योगदान दे, हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा, और चाइनीज सामान का तो बिल्कुल बहिष्कार करना पड़ेगा। ठीक है, सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सरकार आपकी है, आप सरकारी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, आज लद्दाख जहां पर आप काफी घूमते रहते हैं, जम्मू कश्मीर आपके कार्य क्षेत्र है, वहां पर लोगों में ऐसी भावना दिखी कि वो तो कहते हैं हम बॉर्डर पर लड़ने जाना चाहते हैं। मेरे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर ने आज वहां की स्टोरी बनाई। सरकार समझ रही है इन भावनाओं को? सरकार क्या इन भावनाओं को आगे लेकर जाकर वोकल टू लोकल को मूर्त रूप दे पाएगी? दीपक, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने इस प्रकार की अलग जगाई, और जो अलग स्वामी जी ने आज से कोई एक दशक पहले जगाई थी, और जो आज देश में एक आग की तरह फैल रही है। और ये अब भी जो लोकल वाला इशू वो लद्दाख से ही शुरू हुआ था। लद्दाख के एक हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको शुरू किया, और आज पूरे देश में इसकी आग लग गई। और जहाँ तक लद्दाखियों का सवाल है, मैं आज बड़ा स्पष्ट कर दूँ, लद्दाखियों से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। और जितनी लड़ाई वो वहाँ पर रहकर लड़ते हैं, और जिन हालात में लड़ते हैं, जिन टेम्परेचर्स में लड़ते हैं, और सारा साल और कई सालों से लड़ते हैं, उनसे बड़ा देशभक्त नहीं है कोई भी। मैं तो कई साल उनके साथ काम किया। जितनी भारत को लेकर भावना और जितनी भारत को लेकर मन में श्रद्धा उनके लिए है, वो उसका कोई व्याख्या नहीं हो सकता। अगली बात यह है कि देखिए, भारत सरकार ने शुरू कर दिया, अगर आपको ध्यान हो, आज से कुछ 6 महीने पहले जो टॉय इंडस्ट्री है उसके ऊपर 200% टैक्स लग गया था, और टॉय इंडस्ट्री को, भारतीय टॉय इंडस्ट्री को कह दिया गया था कि आप अपना जो क्वालिटी है उसको अच्छा करें। मैंने खुद उन लोगों से मिला था, उनसे बातचीत करी थी। इसी प्रकार एक एक कर सब अभी आज तय कर दिया कि टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर MTNL और BSNL अब कोई चीनी सामान नहीं इस्तेमाल करेगा। रेलवे ने कह दिया। अब जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको भी रिवाइज़ किया जा रहा है। तो भारत सरकार की ओर से तो इंगित है, और ये इसलिए नहीं है कि कोई चीन के साथ कॉम्पिटिशन है, ये इसलिए कि हमको अपनी सर्वाइवल का इशू है। अगर हमको अपनी सर्वाइवल करनी है तो हमको ज़रूरी है कि हम अपने खुद के जो यहाँ के बने हुए हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करें। और ग्रेजुअली ये एक साथ नहीं होगा, ये कोई सोचे 6 महीने में 1 साल में हो जाएगा, परंतु उस दिशा में काम शुरू हो गया है। आज देखते हैं, आज जो ट्रेडर्स की ऑर्गेनाइजेशन है वो साफ कह रही है कि हम 7 करोड़ ट्रेडर करें कि हम चाइनीज़ माल बेचेंगे नहीं। तो आस्ता आस्ता वो उस दिशा में काम बढ़ेगा, और लगभग मुझे लगता है अगले साल 1.5 साल में हम इसमें उतरेंगे। ठीक है, अभी दिवाली आने वाली है, राखी आने वाली है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि चाइनीज राखी ना खरीदें, चाइनीज लाइट्स ना खरीदें। मैं तो बिल्कुल नहीं खरीदूंगा, लेकिन अब मैं चलूंगा जनरल सिवाज के पास। सबसे ज्यादा अनुभवी हैं शशांक जी के बाद वो इस पैनल पर, इसीलिए मैं सबसे लेट आ रहा हूं उनके पास। और ये भी अपील करना चाहूंगा कि ना तो आप चाइनीज सामान खरीदें, सबसे पहली बात चाइनीज प्रोडक्ट की, और ना ही उन कंपनियों में ज्यादा रुचि दिखाएं जहां पर चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली वो फायदा भी चाइना को होता है। ये क्वेश्चन भी हमको रखना पड़ेगा। मेजर जनरल साहब, आप स्वदेशी और स्वदेशी जो
हथियार हैं उसके सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। आपको लगता है कि भारत की इंडिजीनियस पूरी की पूरी डिफेंस की इंडस्ट्री होनी चाहिए? हम कैसे खड़े हो सकते हैं चाइना के खिलाफ इस फ्रंट पर, आप बताइए। और क्या ये जरूरी नहीं है कि चाइना की आर्थिक तौर पर भी कमर तोड़ी जाए? आपके अनुभव के साथ समझना चाहूंगा, क्योंकि आप उन इलाकों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं जनरल। बिल्कुल ठीक बोला दीपक, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी टाइम आ गया है कि जब हम इंडियनाइजेशन की तरफ ध्यान दें। दो बातें आपने बोली, एक तो चीन की तरफ से तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो चीन से अभी बाहर जा रही हैं उसको हमने अट्रैक्ट करना है। अब वो वियतनाम, इंडोनेशिया की बजाय भारत में आना चाहिए। एक ऐसा हमें एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर बनाना है। जो दूसरी आपने बताई कि ये जो हमारा एक प्रकार से वेपन इंडस्ट्री है, हमारा कम से कम हथियार 80% जो है हम इंपोर्ट करते हैं, और वो बाहर से आता है, वो चीन से नहीं, रशिया से, अमेरिका से, इजराइल से आता है। उसमें भी हमारा पैसा खर्च होता है और इसमें कोई दो राय नहीं। धीरे धीरे हम मेक इन इंडिया और इंडियनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। लास्ट 5-6 साल में इसमें बहुत काम हुआ। अगर हथियार हम भारत में बनाएंगे और हमारे अंदर ये काबिलियत होगी कि हम उनको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, तो हमें दूसरे वेपन पे नहीं डिपेंड होना पड़ेगा। आपको मैं ये बताता हूं कि अभी धनुष एक हमारे पास गन है जो हमने बनाई है, वो हमारी जो बोफर्स गन थी उससे भी अच्छी है। तो एक प्रकार हमारे अंदर काबिलियत है। अब आप देखो कि हमने सैटेलाइट जो बनाई है भारत के अंदर, हमारे अंदर वो जो सैटेलाइट है वो एक से एक बढ़ के हैं। इसी प्रकार जो मिसाइल सिस्टम है वो हमारा एक से एक बढ़ के। तो आ गया है अभी टाइम कि हम अपने हथियार इंडियनाइजेशन करें और जितने ज्यादा वेपन हम बना सकते हैं बनाएं। और चीन को जो मैं क्योंकि आपने मेरे को मौका दिया, मैं ये बताना चाहता हूं, जो गलवान घाटी के अंदर जो इसने चीन ने किया है, मेरे को 1 मिनट में आपको समझाऊंगा कि चीन गलवान घाटी में आया क्यों, उसको क्या प्रॉब्लम है। उसको एक ही प्रॉब्लम है, उसको लगता है कि उसके हाथ से एक्साइसिन जाने वाला है। क्योंकि ये दरबुक शोक और दौलत बेग ओल्डी जो रोड है, ये आपकी जो जाती है काराकोरम 5 से 8 किलोमीटर दूर, ये दौलत बेग ओल्डी रोड में जाने के लिए कम से कम 7 से 8 दिन लगते थे। अभी 12 घंटे में हम दरबुक से पहुंच जाएंगे। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा लॉजिस्टिक और बिल्डअप हो सकता है। यह इलाका आपका देखता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी, काराकोरम हाईवे को भी डोमिनेट करता है, जो चीन से पाकिस्तान में आता है। और एक्साइचिन के अंदर जो जा रहा है इनका वेस्टर्न हाईवे जो जा रहा है लासा से लेके सिंगजांग, वो भी करता है। तो चीन अभी बुखला गया, उसको लगता है कि भारत कुछ ना कुछ ऐसी प्लान कर रहा है कि अगला मूव एक्साइचिन की तरफ हो सकता है। तो उसने क्या प्रॉब्लम डाली है कि भाई ये जो हाइट्स हैं, जो गलवान वैली के अंदर हाइट्स हैं, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो डोमिनेट कर पाए रोड, दरबुक, शौक, दौलत बेग ओल्डी। और मैं समझ गया सर। इस पर मैं कल आपके साथ एक स्पेशल शो करना चाहूंगा दर्शकों को समझाने के लिए कि गलवान आखिरकार इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया। सीधे चलता हूं शशांक सर के पास। शशांक सर, जब चाइना चारों तरफ से घिरा हुआ है, ऐसे में भारत की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? क्या मित्र राष्ट्रों तक उसको बताना चाहिए चाइना क्या कुछ कर रहा है? क्योंकि चाइना के खिलाफ पूरी दुनिया में गुस्सा है। देखिए, हमको अपनी क्षमता बढ़ानी होगी, और उस क्षमता बढ़ाने के लिए और आत्मनिर्भरता पे पूरे तरीके से जाने के लिए ये आवश्यक है, जैसे जनरल सुभाष साहब ने कहा है, कि जो कंपनीज चाइना को छोड़कर और देशों में आना चाह रही हैं, तो हमको पूरे तरीके से कोशिश करनी है कि वो भारत का जो कंज्यूमर मार्केट, इतना ह्यूज मार्केट है जो हमने पूरे तरीके से चीन को दे दिया था, उसकी जगह वो कंपनीज भारत में आए, भारत में निवेश करें, और यहाँ पर जो है उनको कंज्यूमर मार्केट मिल सकता है। अगर उनका कुछ प्रोडक्शन और एशियन देशों में या और देशों में है तो उसको हमें मंजूर कर लेना चाहिए। ठीक है। इससे ऐसा होगा कि भारत की जो है क्षमता बढ़ती चली जाएगी, और ऐसे एरियाज में जहां हम सोचते हैं, क्योंकि अगले 10-15 साल में हमको भारत को एक तरीके से आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर आना है, नंबर 1, और उसके लिए हमको पूरी तैयारी करनी आवश्यक है। रामदेव जी ने जो कहा है, मैं बिल्कुल सहमत हूं उनसे। हमारी जो कंपनीज है भारत की, उनको पूरे तरीके से अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए, और हम सब साथ में हैं उनके। और आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है, मेरी आपको बहुत बहुत बधाई।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आपको आई ऑलवेज लुक अप टू यू। सालों से मैं जब फॉरेन पॉलिसी का मामला आता है और आपका कोई आर्टिकल आता है या आप कहीं दिखते हैं तो सबसे पहले रुकता हूं, लेकिन सीधे मैं चलूंगा। मेरे एक दर्शक वीर सिंह चौहान दिल्ली से मेरे साथ जुड़ गए हैं। वीर भाई, आप भी एक बिजनेसमैन हैं, क्या कहना चाहेंगे चाइनीज प्रोडक्ट के बारे में? क्या आपके पास भी लोग आ रहे हैं कि नहीं नहीं चाइनीज प्रोडक्ट हम नहीं चाहते, और अल्टरनेट आप कैसे उपलब्ध कराएंगे? क्योंकि आप भी अब इस युद्ध के अंदर एक सैनिक है भारतीय। वीर सिंह चौहान जी। धन्यवाद दीपक जी। मैं खुद व्यापार से संबंधित हूं और मैं देखता हूं कि पिछले कुछ वर्षों के अंदर चीनी सामान हमारे बाजारों में पूरी तरह से फैल चुका है। अब इसको रोकना बहुत जरूरी हो गया है और इसके लिए चाहिए कि हम अपने उद्योग धंधों को, सरकार उनको रियायत करे, उनके जो करों के अंदर जो है छूट दे और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करे। ठीक है, उनको लोन दिलाने की कोशिश करे, उनको सस्ते ब्याज दरों पे मतलब जो है लोन मिलेगा, तभी हमारे जो उद्योग धंधे हैं वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सीधे चलता हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए RSN सिंह साहब के पास। सिंह साहब, मुझे क्लोज करना है 30 सेकंड। कैसे हम बन सकते हैं चाइना के खिलाफ एक मजबूत विकल्प? आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से कैसे हर आदमी मैं भी सैनिक कह दे? आर्थिक मोर्चे से, आर्थिक युद्ध लड़के, या पूरी तरह से बायकॉट करके? नहीं, मैं समझता हूं कि जो हमारा व्यापारी वर्ग है उनको थोड़ी हमारे समाज में और इज्जत की ज़रूरत है। और मैं हमेशा कहता हूं कि व्यापारी वर्ग अगर पैसा नहीं उगाएंगे तो ये जान लीजिए जितने सरकारी जो ये अफसर और ब्यूरोक्रेट जो अपनी नाक हवा में लेके घूमते हैं ना, उनको तनख्वाहें भी नहीं मिलेगी। और ये बात मैंने गुजरात में बापू मुरारी के मंच से भी कहा था जब उन्होंने पैसा इकट्ठा किया था शहीदों के परिवारों के लिए। तो उनको इज्जत देने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ व्यवसाय की हमेशा इज्जत होती थी, लेकिन एक कॉलोनियल जो माइंडसेट है उसमें ये कुछ अंग्रेजी बोलने वाले हमने पैदा किए, मैकॉले के बेटे और पोते। उन लोगों ने व्यापारियों को बहुत, क्योंकि वो तो लूट के उनको ले जाना था, लेकिन वो आपको जो एटीट्यूड है वो बदलना पड़ेगा। आपको व्यापारियों को इज्जत देना होगा, क्योंकि अगर बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप हथियार भी नहीं खरीद सकते हैं। तो अगर मेरी बात ये पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स अगर सुन रहे हैं तो अपने ये जहन में डाल दें। देखिए, एक ब्यूरोक्रेट होना बहुत आसान है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल सही। इसी नोट पर मैं आज की बहस को विराम दूंगा, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा, चाइनीज प्रोडक्ट का बायकॉट तो हमको करना है क्योंकि हम अब इस देश के सैनिक हैं, लेकिन चाइनीज प्रोडक्ट के साथ साथ उन कंपनियों का भी हमें बहिष्कार करना है जहां पर बड़ा बड़ा चाइनीज पैसा लगा हुआ है और कहीं से भी पैसा आ सकता है। भाई, भारत में भी पैसा जुट सकता है। क्यों हम चीन की जेबें भरें? वो चीन जिसने हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर दिया है, जिसने हमारे 20 सैनिकों को धोखे से मारा है, धोखे से शहीद किया है, उसकी जेबें हम क्यों भरे? आज रात भर ये जरूर सोचिएगा।